दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और उसका विकास। हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं उसका विकास। दोस्तों ये जो कहानी है ये सब पूरे फ्रांस पे कहानी है। साथ ही साथ फ्रांस के साथ साथ बहुत से सारे देशों का भी इसमें कहानी बताए जाते हैं। इसमें चर्चित जो देश आता है वो आता है फ्रांस, यूरोप, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, रूस। इस इन सभी देशों को इस सब्जेक्ट में वर्णन किया जाता है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को कुछ जानकारी मिल सके। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी इंसान को अपने देश के प्रति लगाव हो जाते हैं, जब किसी इंसान को अपने देश के प्रति लगाव हो जाते हैं और उसमें जो प्राप्त रहते हैं, देशभक्ति जो प्राप्त रहते हैं, तो उस इंसान को कहते हैं राष्ट्रवादी। और जो पनपते रहते हैं उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। जिस प्रकार हम जब अपने देश में जब देखते हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं जवान को आर्मी को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, सैनिक कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भक्ति उत्पन्न, तो जोश जुनून उत्पन्न होता है वो कहते हैं उसे देशभक्ति कहते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्रवाद में जो सैनिक था, वो आदमी था, जो व्यक्ति था, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, और उसके जो अंदर में जो पनप रहते हैं उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो समझिए कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी क्या होता है। उसके बाद देखिए ये जो कहानी है ये फ्रांस से स्टार्टिंग किया गया है, यूरोप से नहीं बल्कि फ्रांस से स्टार्ट किया गया है। तो फ्रांस में क्या था तो जानिए। तो फ्रांस में जो था लुई 16वां का शासन व्यवस्था चल रहा था। लुई 16वां का शासन व्यवस्था चल रहा था। साथ ही साथ ये निरंकुश शासन व्यवस्था अपनाए हुए थे, और ये निरंकुश शासन व्यवस्था के साथ ये जो क्या है प्रतिक्रियावादी शासन भी था। निरंकुश शासन व्यवस्था और प्रतिक्रियावादी एक ही होता है। साथ ही साथ लेकिन कहावत की तरीका है, कहने के तात्पर्य है कि प्रतिक्रियावादी लोग ऐसे होते हैं जो पहले जैसा जो निरंकुश शासन व्यवस्था हो या किसी प्रकार की व्यवस्था हो, विशेषतः निरंकुश शासन व्यवस्था, जो पहले जैसा जो सिस्टम है वो सिस्टम को कायम करके रखना, निरंकुश शासन को मजबूत करके रखना, वही प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। तो समझिए कि प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं। निरंकुश शासन जो लुई 16वां था अपने फ्रांस में रहने वाले जनता को किसी प्रकार की देखभाल नहीं करते थे, जैसा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि, व्यापार, शिक्षा, कई पर बहुत सारे ऑप्शन है जो इनके बारे में बताया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सामाजिक व्यवस्था। उस समय सामाजिक व्यवस्था में आजकल की तरह मुखिया सरपंच जो है वार्ड नंबर सब नहीं होता था। उस समय जो है जो गांव का जो अमीर लोग होते थे वही लोग उनके लिए सरकार हो जाते थे। हाँ, उस समय जो अमीर गांव में समाज में जो अमीर लोग होते थे वही लोग उनके लिए सरकार हो जाते थे, स्थानीय सरकार हो जाते थे। समाज में क्या था तो आजकल की तरह मुखिया सरपंच तो था नहीं, तो वो जो सरकार जो था निरंकुश शासन व्यवस्था, उस सरकार से ही स्थानीय सरकार जो अमीर लोग होते थे उन्हीं के द्वारा अपना टैक्स जो इकट्ठा करते थे। टैक्स इकट्ठा करने का तरीका यही था कि अमीर लोग होते थे तो उस अमीर लोगों के द्वारा टैक्स को इकट्ठा करवाते थे। वे लोग, ये निरंकुश शासन जो शासक होता था, ये लोग इन लोगों को आदेश देता था कि आप लोग किसी भी प्रकार की हाल करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। समाज में किसी भी प्रकार का सिस्टम लागू करो, मुझसे मतलब नहीं, लेकिन हमें समय पर टैक्स चाहिए तो चाहिए। इसीलिए उस समय के लोग, तत्कालीन समय के लोग, अमीर लोग किसानों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाते थे, ज्यादा से ज्यादा खेती करवाते थे, अपने अनुसार काम करवाते थे। चाहे वो भूखे रहो या पेट भरे उससे मतलब नहीं, उसको भी समय पर काम करवाना पड़ता था। समय पर काम करवाकर उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। यदि समय पर अगर टैक्स नहीं पहुंचाता तो सरकार इसको आदेश दिया गया था, यदि आप अमीर लोगों को कहते थे कि आप यदि मेरा टैक्स नहीं समय पर पहुंचाइएगा तो आप लोग का जमीन भी जब्त हो जाएगा और आप लोग का जो शासन है वो खत्म कर दिया जाएगा।
इसलिए सभी लोग अपने अपने जान बचाने के लिए, सभी लोग मतलब कौन, अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ता था, उसको ज्यादा से ज्यादा खेती गृहस्थी करवाता था। खेती में डेवलपमेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं था। कृषि में किसी भी प्रकार की सुविधा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं था। कृषि में ना तो नदी नाला के प्रयोग किया जाते थे, प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय की व्यवस्था नहीं था। वो सभी लोग बरसात पर टिके हुए थे। नदी नाला था लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता था, कहीं पर होता तो नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा ये सब कोई प्रबंध नहीं था। सर वैसे नदी नाला है तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई नदी नाला का प्रयोग नहीं है, नहर का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल चाहिए तो टैक्स चाहिए, केवल सरकार को टैक्स चाहिए, इसके लिए तुम जो भी कुछ करो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस समय किसान ज्यादातर हमेशा भगवान के भरोसे किसान खेती करते थे। तो इस प्रकार का उस समय का हाल था। कभी अमीर लोग गरीब को कभी भी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते थे, तकलीफ शोषण ही शोषण करता था। तो ये समाज के हाल बना हुआ था। समाज में छोटी छोटी अस्पताल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को रोजगार है कि नहीं, कुछ काम करने की विधि है कि नहीं, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था की तो बातें छोड़िए, जब लोग तो लोकतंत्र के तो उसको सपना भी नहीं देखते थे कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम सोच नहीं सकते हैं। जो कि सोचने वाले सोचकर फ्रांस को डेवलपमेंट किया है, लेकिन उस समय जो था ऐसे हाल बना दिए गए थे, लोगों को सोचना पर भी मजबूर हो गया। और कभी कभी उनको सोच पर भी प्रभाव डालकर बैठे हुए थे सरकार, ताकि ये राजनीति के बारे में कदापि कुछ सोच भी न सके। तो इस प्रकार ये समाज का जो है हाल बना हुआ था। और साथ ही साथ उसके बाद जो है व्यापारी व्यवस्था में व्यापार सरकार को कोई मतलब ही नहीं था। सरकार को पहले ही बताई, सरकार को टैक्स आता था उससे कोई मतलब ही नहीं था, टैक्स आता है बस हो गया, अपना राजकोष बढ़ता है बस हो गया, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि व्यापार से ही देश को डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन सरकार को, निरंकुश सरकार को कोई मतलब नहीं है। यदि कृषि व्यवस्था अगर अच्छा किया जाए तो व्यापार भी अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होगा तो अपने उसका राज्य भी अच्छा होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार एक मूर्ख आदमी को लाखों रुपया दे दिया जाए तो वो बेकार की तरह ही उपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये निरंकुश शासन था, इसको क्या दिमाग रहता कि हमें क्या करना चाहिए, वो तो अपने सुख के लिए, अपनी शारीरिक सुख के लिए जनता को शोषण करते थे। मानसिकता सुख के लिए नहीं, शारीरिकता सुख के लिए वो अपना जो सभी जनता को शोषण करते थे। इसलिए वो अपने देश पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे। जब इस प्रकार की हाल सामाजिक, जब इस प्रकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कृषि व्यवस्था हर प्रकार का हाल बना हुआ था, तो एक बार सभी जनता ने, फ्रांस की जनता ने इकट्ठा जुट हो गया। आप सोच सकते हैं कि इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था। उस समय गुप्त तरीका से लोगों को मैसेज पहुंचाते, संदेश पहुंचाते थे, और गुप्त तरीका से लोगों को इकट्ठा किया जाता था। पर आज के तरह डायरेक्ट नहीं, कोई खड़ा कर दो, मंच खड़ा कर दो, लोगों को कह दो, उस समय ऐसा नहीं होता था। लोगों को गुप्त तरीका से ही मैसेज पहुंचाना पड़ता था, तब जाकर लोगों को ये काम करना है, ये काम करना है, इकट्ठा करना है, ये सब करना है। सारी सोच बुद्धि गुप्त तरीका से ही किया गया था, और किया भी जाना उस समय पड़ता था। कारण यह था कि उस समय गुप्तचर भी लोग लागू कर दिए थे, निरंकुश शासन। ये गुप्त लोग, गुप्त जानकारी देने के लिए गुप्तचरों को रखा हुआ था, इसीलिए उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाते थे। फ्रांस के लोगों को मैसेज पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाते थे। फिर भी वो बहुत दिक्कत और तकलीफ काटकर मैसेज पहुंचा कर सभी को इकट्ठा किया, सभी को देशभक्ति का जुनून उसको दिलाया, और दिलाने के पश्चात सभी लोग एकजुट हुए, और एकजुट होने के पश्चात निरंकुश शासन जो व्यवस्था है उस सरकार के खिलाफ
आंदोलन लड़ा। एक बार नहीं बल्कि कई बार लड़ाइयां लड़े, और लड़ाई लड़ने के पश्चात कई बार और सफल भी हो गए, क्योंकि जनता के पास क्या था, केवल एकजुट के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि उसको ना तो कोई बड़े बड़े पद भी थे और नहीं बड़े बड़े कोई हथियार, नहीं तो बड़े बड़े राजनेता लोग। लेकिन राजनेता नेतृत्व करने वाला था, लेकिन उस समय बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले नहीं थे, लेकिन अपने आप में ढूंढा, सभी लोगों ने अपने आप में ढूंढा और नेतृत्व करने वाले किए, और नेतृत्व करने के पश्चात फ्रांस का जो है डेवलपमेंट किया। देखिए, शुरुआत काल में कौन आदमी ऊंचाई तक ले जाएगा ये पता नहीं चलता है, ये डेवलपमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि ये बहुत बड़े राजनेता है। इसीलिए स्टार्ट काल में जो सभी लोग एकजुट हो गए और नेतृत्व करने वाले भी रहे, लेकिन ये परफेक्टली नहीं कह सकते थे कि ये हमारे देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो उस समय बड़े बड़े जिस प्रकार खुलापन, जो हम हमारे कहने का मतलब है, जो खुलापन, कोई ऐसा राजनेता नहीं था तो 100% कहता कि मैं कर दूंगा, बल्कि काम करना बड़ा कठिन हो जाता था। क्योंकि एक तरफ सरकार को सैनिक व्यवस्था था, साथ ही साथ पूरे देश पर उसका कायम था, और जनता उसको क्या करते हैं, जनता, मैं जानता हूं कि जनता में एकजुट में बहुत ताकत है, लेकिन सरकार के भी पास बहुत सारे शक्तियां थी जो जनता को, प्रदर्शन को कुचलने में सक्षम था। लेकिन फिर भी जनता हार नहीं माने, और हार नहीं मानने का कारण क्या हुआ कि सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। फ्रांस की जनता ने एकजुट हुआ और विभिन्न प्रकार के तकलीफों को काटकर जो निरंकुश शासन व्यवस्था अपनाने वाले शासक था उसको गद्दी से उठाकर फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब सरकार जो बना, वो सारा चीज जो बना वो फ्रांस का ही आदमी, तो जनता ही बना। लेकिन जब सरकार स्थापित किया गया तो उस समय एक नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्र सभा का स्थापना किया गया। सरकार जब हाथ में उसके बागडोर आ गया तो सरकार कौन बनता, इसके लिए नेशनल असेंबली जो है लगाया गया, राष्ट्रीय सभा लगाया गया, और राष्ट्र सभा लगाने के पश्चात सरकार का गठन किया गया। और सरकार को गठन करने के पश्चात उसमें सभी को समान अधिकार देने का फैसला किया गया। साथ ही साथ यह भी फैसला किया कि सरकार का जो शक्ति है वह सरकार में होना चाहिए, और जनता में नहीं, जनता में होना, जनता में तो है ही, बल्कि उसको संप्रभुता है वो सरकार में होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी राष्ट्र में निहित होना चाहिए। यानी कि संप्रभुता जो है राष्ट्र में निहित होना चाहिए, एक व्यक्ति का हाथ में नहीं। साथ साथ सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पब्लिक का जो नागरिकों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको कायम करना, और साथ ही साथ सभी को समान अधिकार देना। ये तो सिस्टम लागू हो गया। उसके पश्चात राजवंशीय झंडा जो था उसको उखाड़ कर फेंक दिया और तिरंगा झंडा लगा दिया गया। उसके बाद भाषा में जो है, भाषा का, स्थानीय भाषा को फ्रेंच भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और यही फ्रेंच भाषा देश के लिए राष्ट्रभाषा बन गया। जब देश का राष्ट्रभाषा बन गया उसके बाद शासन व्यवस्था शुरू हो गया। लेकिन यह शासन व्यवस्था जो फ्रांस के जनता के जो हाथों में दिया गया वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, और न टिक सका तब वो शासन व्यवस्था किसके हाथ में आ गया। अब नेतृत्व करने वाले ये जो कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके हाथों में 1804 ईस्वी में ये इनके हाथों में सत्ता आ गए। इनके हाथों में सत्ता आने के पश्चात इन्होंने कहा कि केवल हमें फ्रांस को ही विजित नहीं करना है, यानी कि फ्रांस के निरंकुश शासन से उखाड़ कर नहीं फेंकना है, साथ ही साथ हमें और भी देशों को देखना है, और भी देशों को डेवलपमेंट करना है, जिसमें यूरोप आ जाते हैं। पहला यूरोप, फ्रांस के साथ साथ यूरोप को डेवलपमेंट करना था, किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। इसीलिए बताए गए हैं कि इसको फ्रांस के साथ साथ डेवलपमेंट यूरोप को भी करना था। इसलिए वो सत्ता में जो है नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, 1840 में सत्ता में आ गया। प्रथम कौंसल रूप में बना तो वो कई से सारे धीरे धीरे राज्यों को विजित कर लिया।